हाय फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ आज का जो फाइनल बजट मोदी 3.0 गवर्नमेंट का पेश हुआ है। फर्स्ट बजट इनकी थर्ड टर्म का। तो उस बजट की बहुत ही महत्वपूर्ण हाईलाइट सभी एक्ट्स के अंतर्गत जो इनकी चेंजेस हुई हैं, मेन मेन की चेंजेस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पूरी जानकारी लेने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड के एंड तक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसको कंसिडर करें, जो इंडिविजुअल टैक्स स्लैब्स हैं इनके केस में जो न्यू टैक्स रेजाइम है इसमें इन्होंने थोड़ी सी चेंज करी है। न्यू टैक्स रेजाइम में क्या चेंज करी है कि जो 0 से 3 लाख तो सेम रखा है। नील पहले भी था, अब भी नील है। 3 से 7 लाख तक, यो पहले 3 से 6 लाख तक 5% था, अब 3 से 7 लाख तक कर दिया। और 7 से 10 लाख तक इन्होंने 10% कर दिया, जो पहले 6 से 9 लाख तक था। और जो 10 से 12 लाख है वो स्लैब सेम ही रही है। और 12 से 15, 15 लाख एंड अब वो चीज भी अपनी सेम रही है। तो फ्रेंड्स, इस चीज में ओवरऑल एक सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 से इनहांस करके इन्होंने 75,000 कर दी है। तो इस ओवरऑल जो इन्होंने बेनिफिट दिए हैं, इन बेनिफिट्स का टोटल बेनिफिट अगर सपोज कोई पर्सन 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है तो उस पर्सन के लिए 17,500 रुपये का टोटल बेनिफिट है ये इस बजट से। बट अगर कोई पर्सन 7,50,000 जिसकी सैलरी है उसे इसका जीरो बेनिफिट है। तो इसका बेनिफिट जैसे जैसे आप 17,500 अगर आप नेक्स्ट स्लैब में एंटर करते हैं 30% वाली में, तब आपको होगा सफिशिएंट इनकम है। तो फ्रेंड्स, इसमें बड़ी एक स्ट्रेंज बात है, स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्होंने न्यू रिजाइम में तो चेंज कर दी बट ओल्ड रिजाइम में चेंज नहीं करी। उसमें जितनी पहले मिलती थी उतनी ही है स्टैंडर्ड डिडक्शन। और ओल्ड रिजाइम में इन्होंने कोई चेंज नहीं करी है। और फ्रेंड्स, ये तो हो सैलरी के केस में। अब सैलरी के केस में इंडिविजुअल अगर किसी फर्म का पार्टनर है तो उसको, फर्म को प्लस इंडिविजुअल को काफी हिट होने वाला है। पहले तो लोग ईयर एंड पे सम टाइम प्लान आउट कर लेते थे किस पार्टनर की कितना कैसे क्या सिस्टम होगा। बट अब इन्होंने कर दिया है कि जो पार्टनर की अगर एक पर्टिकुलर पेमेंट किसी 20,000 से एक्सीड कर रही है तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। तो ये जो है टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी, इसमें से अकाउंटेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। जिस टाइम भी कैसे जो फर्म्स टीडीएस में नहीं फॉल करती थी उनको भी अब देखना पड़ेगा। जो प्रोफेशनल फर्म्स हैं इवन वहाँ भी इसकी एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इनका नेक्स्ट इन्होंने जो टीडीएस के रेट्स हैं वहाँ रैशनलाइजेशन करी है। कुछ एक रेट्स को 5% से रिड्यूस करके 2% पे ले आए हैं। और जो मेजर चेंजेस हैं वो इन्होंने कैपिटल गेन टैक्सेस में करी हैं। अब ये था मार्केट में लोगों का रुझान बनने लगा था तो इन्होंने उस रुझान का बेनिफिट लिया सरकार ने, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसको इंक्रीज करके 15% से 20% कर दिया। 20% भी अब इसके ऊपर सेस लगेगी तो इफेक्टिव रेट 20.8 जो है वो हो जाएगा। और इसमें अब जो है लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है वो 10% से इन्हांस करके आपका 12.50% कर दिया गया है। और जो इस केस में इंडेक्सेशन होती थी, बहुत ही वाइटल होती थी, इंडेक्सेशन का बेनिफिट इन्होंने खत्म कर दिया है। इस इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म कर दिया। और अब जो आपकी
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें कोई इंडेक्सेशन नहीं लगेगी। आपको इससे बेनिफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपका, अगर हमारे व्यूअर्स की आएगी रिक्वायरमेंट तो हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे एग्जैक्टली न्यू कैलकुलेशंस के हिसाब से कैसे कैलकुलेट होना है, आपका बेनिफिट कैसे है, अब है या पहले था। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रॉपर्टी की वो चीज़ प्लान आउट कर पाएंगे। और इस केस में जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है जी, इन्होंने आज से ही कहते एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, और जो बेसिक एग्जेम्पशंस थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेंगी। और स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ साथ जो फैमिली पेंशन वाली स्टैंडर्ड डिडक्शन थी ये बता दें, वो भी इन्होंने 15,000 से इंक्रीज करके 25,000 कर दी है। और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर टीडीएस था वो 1% से कम करके 0.10% कर दिया। इनका मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं वो मेन स्ट्रीम में आनी चाहिए, टीडीएस का जो है वो परसेंटेज कम कर दिया, रैशनलाइज करती है कि और भी कई पेमेंट्स पे 5% था उसको 2% कर दिया गया है। इनकम टैक्स में इन्होंने जो और वो चेंजेस 43B था जिसको लेकर बहुत बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी कि 43 में जहाँ तो इसको अबॉलिश करेंगे, जहाँ इसकी अमेंडमेंट करेंगे, जहाँ इसको पोस्टपोन करेंगे। 43B के लिए इंडस्ट्री जो है में बहुत ज़्यादा वो था, रिप्रेजेंटेशंस भी गई थी, बट इस बारी वो टोटली साइलेंट मोड पे रहे हैं। 43B के ऊपर हम आपको बता दें कि अभी इन्होंने कुछ नहीं करा है। नेक्स्ट है बिजनेस के लिए, अगर हम देखें तो इन्होंने जो कंटिन्यूशन है उसकी वो करी है। एमएसएमई को स्ट्रेस पीरियड का जो था लोन्स हैं उसकी एक्सटेंशन की बात करी है। एग्जैक्ट वो जैसे डिटेल्स आती हैं उसके बाद क्लैरिफाई हो पाएगा। और जो मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन 10 लाख से इंक्रीज करके 20 लाख तक कर दिया, बड़े एक स्मॉल भी इसको टच करने की कोशिश करी है। और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसकी 50 मल्टी फूड रेडिएशन यूनिट्स की वो इन्होंने अनाउंस करी है। और एक अच्छा स्टेप जो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स हैं वो सेटअप करेंगे ये PPP मोड पे। तो इसका क्या है कि जब ये एक्सपोर्ट हब्स, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स इस्टेब्लिश करेंगे तो जो MSME या ट्रेडिशनल कुछ और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं इनके थ्रू इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल कर सकते हैं। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स में एक इनोवेटिव और एक अच्छा मतलब वो है आइडिया है। नेक्स्ट इन्होंने कुछ स्कीम्स अनाउंस करी हैं। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए वो करी हैं। ये पहली तो ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए है। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो 1 मंथ बेसिस अपना रिसीव करेंगे जैसे ही वो फॉर्मल सेक्टर्स में ज्वाइन करते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो प्रावधान रखा है 15,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे इस चीज़ को वो। देखिए इसको ये कह सकते हैं कि वर्कर लेवल पे इसका कुछ बेनिफिट नज़र आ सकता है। जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इन्होंने जॉब क्रिएशन है उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक करने के लिए, तो इसका क्या होगा, एज पर देयर EP ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर द फर्स्ट 4 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका उसके बेसिस पे कुछ जो एग्जैक्ट डिटेल वो करेंगे तो वो प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयज़ को एंड एम्प्लॉयर्स को पहले 4 साल में जो उनकी EPFO कंट्रीब्यूशंस हैं। एम्प्लॉयर्स को क्या सपोर्ट करा है कि जो एम्प्लॉयर्स अप टू 3,000 तक पर मंथ फॉर 2 years, तो जो उनकी EPFO कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर को जैसे कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, उसकी जितनी भी कंट्रीब्यूशन बनी है उसमें से 3,000 रुपये ये गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी एम्प्लॉयर को 2 साल तक, 3,000 रुपये हर महीने। तो इसका काफ़ी लोगों को जो है
वो करेगा। नेक्स्ट जो है इन्होंने वो करा है कि जो केस रीओपन होते थे इनकम टैक्स में, अब कोई केस किसी भी दिशा में किसी भी उसको जो है उसके पीरियड को इन्होंने लिमिट करके 5 साल कर दिया है। 5 साल से ऊपर कोई भी जो केस है इनकम टैक्स एसएससी का कोई रीओपन नहीं कर पाएगा। एंजल टैक्स को जो है एबॉलिश कर दिया। ये भी एक सुविधाजनक कदम है। 5 साल के बाद अब आपको बिजनेस को देखने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी मैं जी रिकॉर्ड को कैसे करूं या क्या करूं। तो ये जो मेन इनका है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है एनपीएस स्कीम में, वो भी अब एनटीआर में एलिजिबल हो गई है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जो है एनपीएस स्कीम में, तो इसमें अब वो एलिजिबल हो गई है। पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी एनपीएस कंट्रीब्यूशन 14% तक एडमिसिबल हुई थी। फिर नेक्स्ट कुछ बजट्स में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी इन्होंने 14% कर दिया। अब इस वाले बजट में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी 14% कर दिया। एनपीएस के आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो भी अपना अपलोड कर सकते हैं, कि जो आप ये इसमें देख पाएंगे कि जो न्यू टैक्स रिजाइम है इसमें मैक्सिमम बेनिफिट अंडर दी एज पर द न्यू बजट हम कैसे ले सकते हैं। कि अब कुछ उस एपिसोड में हम बताएंगे कि अब कुछ बेनिफिट बचा है ओल्ड रिजाइम में कि नहीं बचा, कि उसको बिल्कुल ही अलविदा बोल दिया। तो जो इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। अब ये है कि बाकी टैक्स भी एप्लीकेबल है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी इंक्रीज कर दिया। ये जो रेवेन्यू अपना वो मोबिलाइज कर रहे हैं मार्केट का ट्रेंड देख के, तो इसमें जो सारी एसेट्स हैं कैलकुलेशन हो जिस प्रेजेंटली गोल्ड अदर एसेट्स सभी पे ये जो है एप्लीकेबल होगा। और गवर्नमेंट का ये है कि इन चीज़ों को करने से जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो सीधी हो जाएंगी। बट ठीक है, इसमें बेनिफिट होता है या लॉस होता है, इसको हम इसके लिए इलस्ट्रेटिव एक वीडियो आपके लिए कैपिटल गेन वाला भी हम बना के आपको आगे वो कर सकते हैं। तो एक इन्होंने जो टैक्स डिस्प्यूट्स हैं अपील्स के उसकी लिमिट्स को चेंज करा है। टैक्स डिस्प्यूट्स की टैक्स ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जैसे टैक्स ट्रिब्यूनल की 60 लाख, इसकी हाई कोर्ट की जो है 2 करोड़ और ये 5 करोड़ है। इससे करने से ये जो अपना बेनिफिट है तो लिटिगेशन जो है किसी हद तक कम जाएगी। बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए जो है केस जो है ट्रिब्यूनल या अपेक्स कोर्ट्स तक या हाई कोर्ट्स तक नहीं जाएंगे। इसमें जो पेंडिंग केसेस हैं या नए केसेस हैं उसमें कमी आएगी। सरकार ने नेक्स्ट विवाद से विश्वास तक स्कीम भी जो है 2024 इंट्रोड्यूस करी है। इसकी डिटेल्स अभी नोटिफाई करेंगे, बट ये अगेन इट वुड बूस्ट टू डिक्रीज द लिटिगेशंस। अब इसमें जो कस्टम ड्यूटी है कई प्रोडक्ट्स पे उन्होंने वो करी है, रिड्यूस करी है। जीएसटी में उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की बात करी है, बट अपेरेंटली जीएसटी से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। इंडस्ट्री जैसे कह रही थी कि ये बजट में जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह को आप जीएसटी के अंतर्गत ले आइए, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल हो जाएगा। वो ऐसा कुछ नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट की एडमिसिबिलिटी एट प्रेजेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके ऊपर भी कोई वो चीज़ नहीं हुई है, या उसमें वैसे सिंप्लीफिकेशन है जो एमएसएमई स्कीम्स वगैरह का है, या वैसा भी कोई सीन नहीं मिला इस वाले बजट में। तो ओवरऑल जो है इन्होंने इंपोर्ट की केस में भी कुछ ड्यूटीज कम करी हैं, जिसके ये ट्रेडिंग में बेनिफिट मिलेगा, बट हो सकता है मेक इन इंडिया को इम्पैक्ट करें। गवर्नमेंट का जैसे ये फर्स्ट बजट था, न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो
कोई वोटिंग वगैरह का भी सीन नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एक रफ एंड टफ बजट जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ये दिया है। तो फ्रेंड्स, इस बजट 2024 के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका सुझाव है या कोई क्लैरिफिकेशन है, वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। हम इंस्टेंट बेसिस पे आपको रिवर्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर हम दो तो मैं बनाऊंगा ही, कि हम एक और वीडियो बना सकते हैं, एपिसोड क्रिएट कर सकते हैं, तो वी विल लव टू क्रिएट दैट फॉर यू। थैंक यू फ्रेंड्स।